बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में सेठ किरोड़ीमल अपनी पत्नी ममता के साथ एक बड़े से घर में रहता है। कहने को तो उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी, फिर भी वो गरीब लोगों पर अत्याचार और जबरदस्ती से लोगों की जमीन को हड़प लेता था, जिसके कारण सीतापुर गांव के लोग उसके इस व्यवहार से काफी दुखी थे। उसी गांव में राजू अपनी पत्नी हेमलता के साथ एक छोटे से घर में रहता था। राजू एक गरीब किसान था। उसके पास एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वह खेती कर कर अपना जीवन व्यापम करता था। एक दिन सेठ किरोड़ीमल राजू के घर आता है और राजू से कहता है, हाँ भाई, राजू कैसा है? घर पर सब ठीक ठाक तो हैं? बस सब ऊपर वाले की कृपा से कुशल मंगल है। मगर आप बताइए सेठ जी, आज आपको इस गरीब की कैसे याद आ गई? जिस घर में तुम अब रह रहे हो उस घर पर अब मेरा कब्जा हो चुका है, इसलिए तुम्हें अगले महीने में इस घर को खाली करना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मुझे मजबूरन तुम्हें धक्के मारकर इस घर से निकालना होगा। ये कैसी बातें कर रहे हो सेठ किरोड़ीमल जी? ये घर सरकार ने हमारे पुरखों को दिया था, तब से अब हम इसमें रह रहे हैं। फिर भला इस घर पर तुम्हारा कब्जा कैसे हो गया? चाहे ये घर तुम्हारे पुरखों के समय का क्यों ना हो, लेकिन तुम इस बात को कैसे भूल सकते हो? तुम जिस घर में इतने समय से रह रहे हो वो सरकार का दिया हुआ घर है और अब इस समय सरकार हमारी है, इसीलिए तुम्हारा ये घर अब मेरा हुआ। सेठ जी, सरकार तुम्हारे पक्ष में है तो क्या इस घर के सरकार द्वारा दिए गए कागजात तो मेरे पास ही हैं। अच्छा, तो मुझे तू उस कागजातों को दिखा जो तुझे सरकार ने दिए हैं। मुझे पता है तेरे पास कोई कागजात नहीं है, तो सिर्फ झूठ बोल रहा है। मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अगर आप कोरी बात पर विश्वास नहीं है तो अभी आपको कागजात लेकर दिखाता हूँ। राजू फिर जल्दी से जाकर वो कागजात सेठ के पास लाता है और उन कागजातों को सेठ किरोड़ीमल को दिखाया है। देख लीजिए सेठ जी, ये घर मेरे ही नाम है। आप बेवजह एक गरीब को परेशान कर रहे हो। राजू की बातें सुनकर सेठ ने अपने द्वारा बनाए हुए कागजात अपनी जेब से बाहर निकालकर राजू से, तो फिर ये कागजात किसके नाम हैं? मैंने कुछ ही समय पहले ये घर सरकार से खरीदा है। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो इस कागजात में देख सकते हो। इस पर साफ साफ आचारों में लिखा है कि ये घर मेरा है। सरकार, मुझे बिना बताए ये घर तुम्हारे नाम कैसे कर सकती है? इस घर के अलावा हमारे पास तो कोई दूसरा ठिकाना भी नहीं है। ये तो तुम सरकार से कहो, मेरे सामने गिड़गिड़ाने से कुछ फायदा नहीं है। मेरे पास कोर्ट द्वारा मिले हुए कागजात है। मैं तो तेरे पास इसलिए आया हूँ कि तू मेरे गांव का है। एक बार में ही मेरी बात मान लेगा। अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो दरअसल मुझे तेरे साथ जबरदस्ती करनी होगी। अब फैसला तेरे हाथ में है। इतना कहकर किरोड़ीमल वहां से चला जाता है और इन सारी बातों को राजू की पत्नी हेमलता सुन लेती है। वह राजू के पास आकर कहती है, अरे जी, ये तो सरकार ने हमारे साथ बहुत गलत किया। पहले तो हमें ये मकान मुफ्त में दे दिया, फिर सेठ किरोड़ीमल जैसे मक्कार और बेईमान आदमी को बेच दिया। नहीं हेमलता, मुझे उस सेठ की बातों पर थोड़ा सा सच नजर नहीं आ रहा था। मैं अपनी इस समस्या को लेकर हरिसिंह की पत्नी रानी के पास जाऊंगा। अब वही हमें इस समस्या से बाहर निकाल सकती है। तभी राजू हरिसिंह के घर की ओर चल देता है और उसके घर पहुंचकर वो जोर जोर से हरिसिंह को आवाज लगाता है, हरिसिंह, अरे ओ हरिसिंह भाई, जरा सुनो तो। तभी हरिसिंह अपने घर से बाहर आता है। हाँ भाई, राजू बताओ कैसे आना हुआ और इतने दुखी नजर क्यों आ रहे हो? सब ठीक तो है? कुछ ठीक नहीं है हरिसिंह भाई। आज सुबह सेठ किरोड़ीमल आया था मेरे घर और वो कह रहा था कि उसने मेरे घर को सरकार से खरीद लिया है। तुम्हें तो पता है हम ठहरे अनपढ़, फिर भला इन सरकारी मामलों में हम कर क्या सकते हैं? मुझे तो ये भी नहीं पता कि जो कागज सेठ ने मुझे दिखाए थे वो असली हैं या फिर फर्जी। अब तो रानी ही हमारी मदद कर सकती है, तो इसलिए तुम मेरे घर आओ हो। तो इसमें रानी तुम्हारी कैसे मदद कर सकती है? तुम एक बार रानी से बात तो करा दो मेरी। मुझे उस लालची सेठ पर जरा भी विश्वास नहीं है। देखो राजू भाई, तुम्हें तो पता ही होगा उस सत्तो और मुखिया ने रानी को कितना परेशान कर रखा है, और सेठ किरोड़ीमल तो उस मुखिया का दोस्त भी है। फिर इन सब के बीच में अपनी पत्नी की जान को खतरे में क्यों डालूं? अगर कल को मुखिया के आदमियों ने मेरी पत्नी के साथ उल्टा सीधा कर दिया तो मैं किसके सहारे रहूंगा? इसलिए तुम जा सकते हो यहाँ से। राजू वहां से जा ही रहा था कि तभी वहां पर एक आवाज आती है, रुको भाई साहब, ये क्या कर रहे हो आप? जब गांव के लोग हमसे मदद मांगने आ रहे हैं तो इसमें बुरा क्या है? अगर हम इनकी सहायता नहीं करेंगे तो फिर उन दुष्टों में और हम में फर्क ही क्या रह जाएगा? रानी,
तुम हमेशा अपनी क्यों चलाती हो? तुम्हें तो पता है वो सेठ और मुखिया कितने खतरनाक हैं। भगवान ना करे कल को उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ गलत कर दिया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप चिंता मत करिए, मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ। मुझे पता है कि इन लोगों से कैसे निपटना है। भाई साहब, आप मेरे साथ चलिए उस सेठ के घर, जरा मुझे भी तो पता चले वो सरकार से कैसे तुम्हारे घर को अपने नाम करवा कर लाया है। रानी, मैं तुम्हें अकेला नहीं जाने दूंगा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। फिर वे तीनों सेठ के घर की तरफ निकल जाते हैं। वहां पहुंचकर वे देखते हैं कि मुखिया भी सेठ के साथ ही है। आओ आओ रानी, मैं तुम्हारे बारे में ही बात कर रहा था। मुखिया जी से मुझे पता था कि ये राजू तुम्हारे पास जरूर आएगा। मदद मांगने पर इसे कौन समझाए कि तुम इसकी कोई मदद नहीं कर सकती हो। मैं तुम्हारी बेफिजूल बातों को सुनने नहीं आई। यहाँ पर पहले तुम मुझे वो कागजात दिखाओ। कौन से कागजात रानी? तू किन कागजातों की बात कर रही है? इतनी जल्दी भूल भी गए? वही कागजात जो तुमने राजू जी को दिखाए थे। जरा हम भी देखें कि तुमने सरकार से कितने पैसों में वो घर अपने नाम करवाया है। रानी की बातें सुनकर सेठ किरोड़ीमल के तो होश ही उड़ गए। वो रानी को घर के कागज दिखाता है। तभी रानी उन कागजातों को देखकर समझ जाती है कि ये फर्जी कागज है जो सेठ किरोड़ीमल ने पैसे देकर बनवाए हैं। ये तो फर्जी कागज है, तुम कभी नहीं सुधरोगे। इन भोले भले लोगों पर जुल्म करते समय तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती। आखिर तुम किस मिट्टी के बने हो जो अपने ही गांव के लोगों पर इस प्रकार का अन्याय कर रहे हो? क्या ये फर्जी कागज है? मुझे तो पहले ही पता था कि ये इस सेठ की चाल है, इसलिए तो मैं तुम्हारे पास आया। अगर आज मैं पढ़ा लिखा होता तो शायद ऐसी नौबत ही नहीं आती, और इसी बात का ये लोग फायदा उठा रहे हैं। तुम लोग अनपढ़ हो, इसी बात का तो ये फायदा उठा रहे हैं। पर मैं भी देखती हूँ आखिर अब ये कैसे लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं। तुम कुछ ज्यादा ही चालाक बन रही हो रानी। हमारे मामले में पढ़ोगी तो याद रखना, तुम्हें पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अब भी वक्त है तुम्हारे पास। सुन तो रही हो, अगर आगे से हमारे मार्ग में आने की कोशिश की तो इसका अंजाम तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम पहले भी कई बार हमारा नुकसान करवा चुकी हो, बस अब हम और नहीं सहेंगे। मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ। अगर तुमने मेरे या किसी और गांव वालों के साथ कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश भी की तो मैं सीधा तुम्हारी शिकायत मंत्री जी से करूंगी। तुम्हारी सारी हरकतों के बारे में लिखकर उनको लेटर दूंगी। वे दोनों समझ जाते हैं कि यहाँ अब उनकी दबंगगिरी नहीं चलेगी। अगर अब उन्होंने कोई गांव वालों के प्रति हरकत की तो इसके लिए उन्हें अब जेल हो जाएगी। इसलिए वो हाथ जोड़कर रानी से माफी मांगने लगते हैं। हमें माफ कर दो रानी, अब आगे से हम किसी गांव वाले को नहीं सताएंगे। हमने तुम सभी के साथ बहुत गलत किया है। हाँ रानी, अब हम किसी के भी बारे में बुरा नहीं सोचेंगे। अब हमें पता चल गया है कोई पैसे से अमीर गरीब नहीं होता। हमें सबके प्रति दया भाव रखकर रहना चाहिए। इस तरह मुखिया और सेठ दोनों सुधर जाते हैं। अब गांव के लोगों की छोटे मोटी समस्याओं में भी उनका साथ देने लगे थे।